सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया रोमांटिक थ्रिलर कोरियन ड्रामा जिसका नाम है व्हेन द फोन रिंग्स। कहानी की शुरुआत होती है मेल लीड के एंट्री से जिसका नाम है बेक सावन, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन है। तो आज वो ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट पे आया था जिसे थोड़ी देर में ड्रामा की फीमेल लीड ज्वाइन करती है जिसका नाम है हान हिजू, जो कि बोल नहीं सकती और वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। तो दोनों को ऐसे साथ देकर वहाँ मौजूद सारे लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। साउन के साथ ये लड़की है कौन, इनका क्या रिलेशन है वगैरह वगैरह। ज्योतिक साउन कहता है कि नर्वस मत हो, ये लोग तुम्हें नहीं मुझे देख रहे हैं, ये लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, पर याद रखना हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे बारे में किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई रूमर फैले। तो अब इनके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ये जो एक न्यूज चैनल की स्टूडियो में थी जहां अपना साइन लैंग्वेज का काम कंप्लीट करके जाने ही लगी थी कि तभी साउंड का प्रेस रिलीज लाइव होता है जो यहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे। न्यूज एंकर यूरी जो इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है, जो साउंड की बहुत बड़ी फैन है क्योंकि साउंड भी पहले एक न्यूज़कास्टर था, लेकिन स्क्रीन पर साउंड को देखकर हिजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता, वो मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि साउंड और हिजू की 3 साल पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उन दोनों की शादी एक सीक्रेट है जिसके बारे में उनके फैमिलीज के अलावा और किसी को भी नहीं पता। तो उनकी शादी कैसे और क्यों हुई ये हमें आगे पता चलेगा। तो साउंड अपना प्रेस मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस चला आता है, इधर हिजू अपनी माँ और अपनी मदर इन लॉ के साथ होती है। तो साउंड के डैड थे एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और हिजू के सटीक डैड थे एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन। तो इन दोनों फैमिलीज का बहुत पुराना कनेक्शन था। तो सावन की मम हिजू से जॉब छोड़कर सावन को सपोर्ट करने के लिए कहती है क्योंकि कुछ ही महीने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था, पर बिना पब्लिक में आए क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सबको पता चले कि हिजू साउंड की वाइफ है जो बोल नहीं सकती। ये सुन हिजू की मम कहती कि क्या इसकी जरूरत है, जो सुन साउंड की मम कहती है कि ये ना बोले तो ही अच्छा है, ये बोलकर वो चली जाती है। तो हिजू की मम उस पे ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है, किसी और की हस्बैंड को चुराया है तो अच्छे से काम करो, याद रखना तुम चेयरमैन हो, उनकी बेटी हो और होने वाले प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ। पर हिजू एकदम चुपचाप रहती है, फिर वो यहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है, पर जाते हुए रास्ते में उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अचानक से रास्ते की बीचों बीच रुक जाती है। ये सब देखकर ही समझ जाती कि उसकी कार हैक हो चुकी है, इसलिए ना ही कार की डोर्स खुल रही थी ना ही कार आगे बढ़ रही थी, जिससे वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है। तभी हम उसे थोड़ी दूर एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ में एक अलग सा फोन था, जिससे हमें समझ आता है कि उसी ने कार को हैक किया है। तब वो पर्सन हिजू की कार की ओर बढ़ने लगता है, नेवन हिजू की कार के अंदर चला आता है। इधर साउंड के फोन पे एक कॉल आता है, साउंड का असिस्टेंट दोजे कहता है कि एक अजीब से नंबर से कॉल आया है। साउंड कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज आती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। साउंड पूछता है कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो। तो हम देखते हैं साउंड को कॉल करने वाला वही मिस्टीरियस आदमी था जिसने हिजू की कार को हैक किया था और वह अभी हिजू के गले पे चाकू रखकर साउंड को धमका रहा था। साउंड के फोन की बैटरी डेड हो जाती है तो उसे चार्ज पे लगाकर वो सबसे पहले हिजू की मॉम को कॉल करता है और हिजू के बारे में पूछता है। हिजू की मॉम कहती है कि वो मेरे साथ ही थी लेकिन वो काफी देर पहले घर के लिए निकल चुकी है। ये जानकर वो रिलैक्स होता है और दोजे से उस किडनैपर के नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद फिर से वही किडनैपर कॉल करता है तो साउंड उसे कहता है कि मार दिया मेरी वाइफ को, तू जानता भी ये किससे बात कर रहा है, मेरी वाइफ है कौन, क्या है तुझे पता भी है। किडनैपर कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के गले पे चाकू रखा हुआ है, अगर कॉल काटा तो तेरी वाइफ का गला काट दूंगा। साउंड तंग आकर कहता है कि मजाक के मोड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं, इसलिए तुम जो भी हो ये प्रैंक कॉल करना बंद कर। किडनैपर कहता है कि मैं सच में मार दूंगा। सावन कहता है हाँ तो मार दे। कहता है अभी नहीं, अभी तो पैसों की बात करनी बाकी है। साउंड कहता है तेरी जो भी डिमांड है तू करता रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोबारा कॉल मत करना, ये बोलकर कॉल काट देता है। जो सुन किडनैपर को गुस्सा आ जाता है तो कुछ वायर से हिजू का गला घोटने लगता है, कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तो किडनैपर उसे छोड़ देता है ना अच्छे से चलाने के लिए कहता है। देन कहता है ये मजाक नहीं है समझी ना, तो तेरा हस्बैंड इसे मजाक क्यों समझ रहा है, क्या तेरे हस्बैंड को तेरी चिंता नहीं है, मैं अभी उसे दोबारा कॉल करूंगा, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तू मरने वाली है। दोबारा कॉल करता है लेकिन साउंड कॉल पिक नहीं कर रहा था तो किडनैपर गुस्से में हिजू की गर्दन पे कट मार देता है और घुसने में इधर उधर लात मारने लगता है। देन कहता है इट्स ओके, पता है ये फोन बहुत ही अलग है, इससे सिर्फ साउंड को ही कॉल किया जा सकता है और इस नंबर को वो 10 मिनट बात करने से पहले ट्रैक ही नहीं कर सकता, वॉइस मॉड्यूल ऑलवेज ऑन किया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज वो पहचान भी नहीं पाएगा। और पता है तुम्हारी कार को मैंने पहले से ही हैक किया हुआ था, इतना सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, पर ये तुम्हारा कमीना हस्बैंड मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। फिर कॉल करता है, इस बार साउंड कॉल उठा लेता है तो किडनैपर कहता है कि मैंने कहा था ना तेरी वाइफ को मार दूंगा। तो सावन भी गुस्से में कहता है कि हाँ तो मार देना, जब वो मुर्दा लाश बन जाए तब कॉल करना, ये बोलकर फिर से कॉल काट देता है। जो देखकर किडनैपर को तो और ज्यादा गुस्सा आता है, पर साउंड की ये बात सुनकर तो हिजू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो फुल स्पीड से गाड़ी भगाने लगती है जिससे एक स्लिपरी रोड आने की वजह से उसके टायर्स फिसल जाते हैं, जिस वजह से वो किडनैपर कार के अंदर टकराकर बेहोश हो जाता है। पर सीट बेल्ट होने की वजह से हिजू सेफ होती है तो साउंड अपने घर के लिए निकलता है। घर में हिजू पहले ही आ चुकी थी जो अपने इंजरी का फर्स्ट एड करती है, फिर खाना बनाकर टेबल पे रेडी करती है। थोड़ी देर बाद सावन आता है को अपने सामने देखकर रिलैक्स होता है एंड कहता है कि तुम जिंदा हो, आज मुझे किसी का प्रैंक कॉल आया था जिसने कहा वो तुम्हें मार देगा, मेरी वाइफ को मार देगा, पर तुम तो जिंदा हो। उसकी बातें सुनकर हिजू को बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी साउंड को असिस्टेंट दोजे कॉल करके बताता है कि उस नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता, वो नंबर हमारे लोकल टावर्स यूज नहीं करता, पर उस नंबर का पहला 3 डिजिट 406 यूएस का एक एरिया कोड है, इसलिए वो एक वर्चुअल फोन नंबर है जिसे सिर्फ रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है, यानी
वो अगर फिर से कॉल करता है और अगर वो कॉल 10 मिनट तक चलता है तभी हम उस नंबर को रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे। देन वो साउंड को याद दिलाता है कि कल ब्रिटिश एम्बेसडर की एक इवेंट है जहाँ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ भी बोल और सुन नहीं सकती। तो साउंड हिजू को कल तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि कल वो हिजू को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे अपने साथ ले जाएगा। पर हिजू उसके बाद का कोई रिस्पांस नहीं देती। अपने रूम में आती है तो हिजू की मॉम कॉल करती है, जो हिजू को ही सुना रही थी और डांट रही थी कि अब तक तुमने अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बनाए, जरूरत पड़े तो प्लास्टिक सर्जरी करा लो, शेप में रहो, और भी बहुत कुछ सुनाती है। तो उनकी बातें सुनकर हिजू अपने शादी के दिन को याद करती है। 3 साल पहले वो शादी के लिए तैयार होकर बैठी थी, तभी अचानक से कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आया और उससे कहा कि ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारा नहीं है, इसे उतार दो, तुम बस मेरी वाइफ की जगह ले रही हो, हमारी शादी प्राइवेट रहेगी, इसलिए तुम्हें किसी के सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस ने जो सब कुछ उतारने लग जाती है तो उसके ड्रेस उतारने से पहले साउंड उसे अपना कोट पहना देता है और उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए देता है, जिसकी क्लॉज से हिजू कभी भी डिवोर्स इनिशिएटिव साउंड की वाइफ के रूप में हिजू का नाम और चेहरा कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर हिजू ने इनमें से कोई भी क्लॉज तोड़ा तो हिजू को 2 बिलियन वॉन की पेनल्टी भरनी होगी। हिजू साइन कर देती है तो साउंड उसे एंगेजमेंट रिंग पहना देता है और उसे कहता है कि इस गलतफहमी में मत रहना कि हम एक मैरिड कपल हैं, क्योंकि तुम्हें एक हॉस्टेस की तरह मेरे पास भेजा गया है। तो इस तरह से इनकी शादी कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई थी। तो हिजू एक साइन लैंग्वेज सेंटर का भी हिस्सा थी। तो अगले दिन अपने ऑफिस में हिजू बहुत ही गुस्से वाले, धमकाने और डांटने वाले डायलॉग्स का रिहर्सल कर रही थी, क्योंकि उसे साउंड पे अपना गुस्सा निकालना था। तो शाम को दोनों एम्बेसडर के इवेंट पे पहुंचते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितना दिखाया गया था उसके बाद से सीन कंटिन्यू होता है। दोनों को साथ देकर सभी लोगों के बीच गॉसिप शुरू हो गई थी, पर उन पर ध्यान न देते हुए साउंड हिजू को लेकर एम्बेसडर से मिलने आता है। तो उन दोनों के बीच की बातों को हिजू एम्बेसडर की वाइफ को साइन लैंग्वेज में बता रही होती है, जो देख एम्बेसडर हिजू को साउंड की वाइफ समझ लेता है। तो हिजू इशारों में बताती है कि मैं बस एक इंटरप्रेटर हूँ, हमारे बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। साउंड को तो समझ नहीं आया कि हिजू ने इशारे में क्या कहा, पर एम्बेसडर उसे थैंक यू कहते हैं उनकी वाइफ के लिए इंटरप्रेटर लाने के लिए। इस पे साउंड कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ को भी डिसेबिलिटी है। एम्बेसडर कहते हैं कि कभी मैंने आपकी वाइफ को आपके साथ नहीं देखा, आपको उन्हें भी लाना चाहिए तो हमारी मुलाकात हो जाती। इस पे साउंड क्या है कि एक्चुअली मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है, जो सुनकर हिजू को तो बहुत गुस्सा आता है। तो साउंड आगे कहता है कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ इसलिए मुझ पे ऑनलाइन काफी अटैक्स होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को ऑनलाइन हेट या अटैक्स फेस करना पड़े। तभी उसे दोजे मैसेज करके बताता है कि सब कुछ रेडी है, अगर अब उस 406 का कॉल आया तो अब हम उसे ट्रैक कर पाएंगे, बस आप 10 मिनट तक उसे उलझा कर रखना। तो हिजू यहाँ से ड्रिंक करने चली जाती है। अब उसे ज्यादा ड्रिंक करता हुआ देखकर साउंड मना करता है, फोन में टाइप करके उसे कहती कि अगर हो गया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पे साउंड कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे साथ रहना होगा, कुछ प्रॉब्लम है, पैर दर्द कर रहे हैं तो बैठ जाओ और ज्यादा ड्रिंक करना बंद करो। सुन अभी जो से साइन लैंग्वेज में कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुन नहीं सकती या मुझे कोई इमोशन फील नहीं होते, मैं कितनी हठूं तुम्हें कभी दिखता भी है, और क्या कहा मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ, अगर कमजोरी होती तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर कल तुमने क्या किया, ये बोलकर उसे इशारे में गाली देने लगती है, जो साउंड को थोड़ा समझ आता है। पर जाते हुए हिजू इशारों में कहकर जाती है कि शायद तुम जिस वाइफ की बात कर रहे थे वो मैं हूँ ही नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से वॉशरूम में चली आती है, जहाँ उसे साउंड पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर साउंड को थोड़ी देर बाद उसी किडनैपर का कॉल आता है। तो इस बार साउंड उसे सामने से कहता है कि मेरी वाइफ तो सेफ है, क्यों कल तू उसे मार नहीं पाया, कल मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने तेरा कॉल काट दिया था, पर आज मेरे पास बहुत टाइम है, तो बताओ अब तुम मेरी वाइफ को कैसे हर्ट करोगे। ये सब वो किडनैपर को 10 मिनट तक बातों में उलझाने के लिए कह रहा था। तभी किडनैपर कहता है कि लगता है पार्टी में ज्यादा कुछ करने को है नहीं तुम्हारे पास। जसुन साउंड थोड़ा शॉक्ड होता है। किडनैप कहता है कि सरप्राइज्ड हुआ होगा कि मुझे कैसे पता कि तू इस पार्टी में है, तू सोच नहीं सकता कि मैं तेरे इतने करीब हूँ। सावन हर तरफ देखने लगता है। देन उसे कहता है कि तुझ जैसा लूजर यहाँ आ ही नहीं सकता, इसलिए अपनी बकवास बंद कर। इस पे किडनैपर कहता है कि तुमने कुछ नहीं खाया ना, तुम चाहे तो तुम्हारे लेफ्ट में रखी हुई ब्रोशेट खा सकते हो। अब ये सुनकर साउंड और ज्यादा शॉक्ड होता है, तो उससे पूछता है कि तू यहाँ आया कैसे। तो किडनैप का था कि अभी तूने पूछा था ना कि मैं तेरी वाइफ को कैसे हर्ट करूंगा। ये सुन साउंड हिजू को हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो ऊपर एक बंदे को फोन पे बात करता हुआ देखता है, तो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो कोई और होता है। किडनैपर पूछता है डर गया क्या। सावन भागते हुए हिजू को ढूंढने लगा था। किडनैपर कहता कि क्यों आप बिलीव हो आना। साउंड कहता है कि तुझ जैसा लूजर मेरी वाइफ का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, और वैसे भी तूने मेरी वाइफ को कभी देखा भी है क्या, पता भी है वो कौन है। तभी वो कहता है कि हंग हिजू तेरी असली वाइफ नहीं है, जिससे तेरी शादी होने वाली थी वो थी चेयरमैन हंग की बड़ी बेटी ईना, और शादी से एक दिन पहले वो भाग गई, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। पर फिर तूने उसकी बहन हिजू से शादी कर ली, क्योंकि चेयरमैन हंग और तेरी फैमिली का कोई तो बहुत पुराना कनेक्शन है, जिस वजह से तुम्हें उनकी फैमिली में शादी करनी ही थी, इसलिए बड़ी वाली नहीं तो छोटी बेटी से शादी कर ली। अब ये बात बाहर आई तो कैसा रहेगा। ये सब तो उनका साउंड हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ उन दोनों के फैमिली वालों को ही पता था। तो साउंड पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। तो किडनैपर्स अपने डिमांड्स बताने लगता है कि सबसे पहले तुझे हिजू को छोड़ना पड़ेगा, फिर तू अपनी असली फ्रेंड्स के साथ रह सकता है, क्योंकि वैसे भी तू हिजू को पसंद नहीं करता। पर तभी रिवील होता है कि किडनैप बनकर बात करने वाली हिजू खुद थी, और वो बात कर सकती है, पर इस फोन में वॉइस मॉडल ऑन था, इसलिए साउंड को हिजू की बात एक आदमी के वॉइस में सुनाई दे रही थी। तो ये किडनैपर का फोन हिजू के पास कैसे आया, ये हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है, जब साउंड ने तंग आकर कहा था कि मेरी वाइफ को मार दे, जब वो मुर्दा लाश बन जाएगी तब कॉल करना। ये बोलकर
कर कॉल काट दिया था। तब हिजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए वो बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रही थी और किडनैपर को ही चिल्लाकर कह रही थी कि वापस कॉल कर उस कमीने को, मुझे भी उसे कुछ कहना है। लेकिन साउंड ने फिर कॉल ही नहीं उठाया। बस तभी आगे स्लिपरी रोड होने की वजह से हिजू की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो किडनैपर बेहोश हो गया था। तभी उसका ये वाला फोन गिरा था जिसको हिजू अपने साथ लेकर आई थी। तो प्रेजेंट में हिजू कहती है कि अब बताओ, अगर तुम अपने डैड का इलेक्शन खराब नहीं करना चाहते, तुम्हारे मैरिज के सीक्रेट्स को रिवील होने से रोकना चाहते हो, तो तुम्हें हिजू को डिवोर्स देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है ये डिसाइड करने का, वरना तुम चाहो तो हम 2 बिलियन वन में मामला सेटल भी कर सकते हैं। ये सुन साउंड कहता है कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं हूँ कौन। तुम्हारे इन बातों को फेक न्यूज बनाना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करना था तो मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेता, तो जैसे कि तो मैं आंख बंद करके अरेस्ट करवा सकता हूँ। ये सुन हिजू कहती कि क्या तुम जानते हो कल मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ क्या किया था? मैंने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मैंने उसी की कार में उसे किडनैप किया था, वैसे उसका गला दबाया था, उसके बाल खींचे थे, उसकी गर्दन पे चाकू का कट भी मारा था। वो बेचारी इतनी डर गई थी, मैं तो उसे मारने ही जा रहा था। वो बेचारी तो अपनी जान की भीख भी नहीं मान पा रही थी, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। फिर तुमने तो कहा कि उसे मार दो, लाश हो तभी कॉल करना। वो जीजू को तो मैं मारने ही वाला था, लेकिन उसका लक अच्छा था, स्लीपरी रोड की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। पर यह सब सुनकर साहन गुस्से में सामने दीवार पे पंच मारता है और गुस्से से कहता कि अब सुन 406, मैं इससे पहले कभी भी किसी आदमी के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस नहीं हुआ। मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा, अब मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगी। होने वाले थे, इसलिए हिजू घबराकर कॉल काट देती है, क्योंकि उसे भी याद था कि 10 मिनट तक उनका कॉल कोई ट्रैक नहीं कर सकता। पर हिजू को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसने एग्जैक्ट 10 मिनट पे कॉल काटा था कि कहीं साउंड को पता न चल जाए कि किडनैपर बनकर वो खुद ही कॉल कर रही थी। इसीलिए वो ये सोचकर बहुत घबरा रही होती कि उसे मेरी बात पर यकीन हुआ होगा या फिर मैं पकड़ी जाऊंगी। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। तो आगे ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग होने वाली है, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक